नमस्कार। इस समय आप इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं और मैं हितेंद्र भदौलिया हूं अशोकनगर से। मध्य प्रदेश में जो 29 विधान लोकसभा की सीटें हैं उनके लिए लगभग फाइनल हो गए हैं नाम। गुना लोकसभा सीट, जिसमें अशोकनगर, गुना और पिपरी तीनों आते हैं, इन तीनों जिलों को मिलाकर बनाई गई ये सीट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी ने, और यहीं से कांग्रेस ने राव यादवीन सिंह को अपना उम्मीदवार बीती रात घोषित कर दिया है। अब ये मुद्दा बहुत दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि परंपरागत रूप से देखा जाए तो राव यादवीन सिंह का परिवार ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोधी रहा है। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस इलाके से राजनीति शुरू की है अपने पिताजी के निधन के बाद से, तब से ही राव परिवार के साथ उनकी अदावत जारी है और ये यहीं आकर खड़ी होती है। बड़ी दिलचस्प कहानी ये है कि 2002 में जब पहला चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़े थे, अपने पिता की मौत के बाद उपचुनाव हुआ था, तो उसमें पहला मुकाबला उनका देसराज सिंह यादव से हुआ था, जो 3 बार के विधायक रहे थे। मगर उस चुनाव में सहानुभूति लहर चली और करीब 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीते थे। आज दोबारा से जब चुनाव के मुहाने पर है और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है, तो कांग्रेस की तरफ से इस बार होली राव देसराज सिंह यादव के पुत्र यादवीन सिंह यादव चुनाव में मैदान में। चुनाव मैदान में किस लिए उनको उतारा गया है, कौन कौन से मुद्दे होंगे, ये सब बहुत ऑलरेडी जो है कांग्रेस में है। और इन सारी चीजों को लेकर पहले हम लोगों से जान लेते हैं कि इस समय जो चुनाव के मुद्दे हैं वो किस तरह के होंगे और कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, आप बताएं कि इस समय लोकसभा की चुनाव होने जा रहे हैं, तो कौन से मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं? मेरे हिसाब से विपक्ष के लिए इस समय विशेष ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर कि चुनाव जीता जा सके। इस समय आदरणीय मोदी जी की प्रचंड लहर चल रही है। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, राम मंदिर और विदेशों में भारत की जो इज्जत है उसकी को लेकर के यदि भाजपा चुनाव मैदान में जाती है तो मुझको ऐसा लगता है कि भाजपा क्लीन स्वीप करेगी। तो आपको लगता है कि गुना सीट पर बीजेपी जो है जीत हासिल कर पाएगी? मेरे हिसाब से गुनाचपुरी की जो लोकसभा सीट है वो परंपरागत रूप से सिंधिया परिवार के अंतर्गत आती है और वो ही जीतती है। अपवाद स्वरूप पिछला चुनाव भले वो हार गए, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि 2003 से भी अच्छे मार्जिन से वो चुनाव जीते। चलिए, इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हो, उनके पिताजी माधवराव सिंधिया रहे हो या राजमाता सिंधिया, तो बीते 70 साल के इतिहास में 2-3 मौके छोड़ दिए जाए तो ये पूरी सीट जो है गुना लोकसभा की, ये उन्हीं के परिवार के खाते में रही। फिर से अब चीजें नए सिरे से आ गई तो कुछ चीजें जरूर दर्शकों को जानना बहुत जरूरी होगा और दिलचस्प भी होगा, क्योंकि जिन देसराज सिंह यादव के पुत्र राव यादवीन सिंह इस समय चुनाव में खड़े गए हुए हैं, कांग्रेस ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत उनको उठाया। एक्चुअली में मध्य प्रदेश में इस समय मोहन यादव सीएम है और यादव चेहरा होने के नाते ये माना जा रहा था कि न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों में भी इस चेहरे के भरोसे यादव वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जाएगा। गुना लोकसभा सीट पर अगर हम बात करें तो यादव वोट बैंक का एक अच्छा खासा प्रभाव है। वर्तमान में 2 विधायक 8 सीटों में से हैं। मुंगावली से ब्रजेंद्र यादव बीजेपी के विधायक हैं। इसके अलावा कोलारस से भी महेंद्र यादव बीजेपी के प्रत्याशी बने थे और विधायक बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब पूरी लोकसभा में करीब करीब 3.5 लाख के आसपास यादव वोट बैंक बताया जा रहा है, उस समय यादवेंद्र यादव का यहाँ से चुनाव लड़ना कांग्रेस की ओर से बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण बना रही हैं। एक बात ये कि काल चक्र बिल्कुल वैसा के वैसे आके खड़ा हो गया जैसे 2019 में हुआ था। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक खास जो सलाहकार थे या उनके जो समर्थक थे, डॉक्टर केपी यादव, उन्होंने उनसे परेशान होकर ये आरोप लगाते हुए पार्टी बदली और वो बीजेपी में गए। बीजेपी से पहले जो है उन्होंने चुनाव लड़ा मुंगावली का और मुंगावली से वो विधानसभा का चुनाव हारे। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया और लोकसभा में उन्होंने अप्रत्याशित रूप से देश भर में एक बड़ा चमत्कार करके बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को करीब करीब 2.25 लाख वोटों से हरा दिया। अब यही कहानी दोबारा से फिर जो है घूमकर आकर खड़ी हो गई है। आज जिन यादवेंद्र यादव को टिकट दिया है वो बीजेपी के किसी जमाने के बड़े नेता रहे हैं। उनके पिता 3 बार के विधायक, 2 बार सांसद का चुनाव और 6 बार टोटल विधानसभा का चुनाव लड़े। उनका परिवार राजनीतिक रूप से बड़ा संपन्न रहा है, उसकी बात भी करेंगे। कुछ वर्ष पहले या कुछ महीने पहले उन्होंने नहीं सिंधिया पर आरोप लगाए और आरोप लगाती हुए बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने उन्हें मुंगावली से टिकट दिया। टिकट देने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और ब्रजेंद्र सिंह यादव से वो चुनाव हार गए।
देखिए, जिस तरह की चीजें केपी यादव के साथ हुई थी, कमोबेश वही की वही परिस्थितियां आज यादवेंद्र सिंह के साथ हो गई हैं। अब यादवेंद्र सिंह की अगर बात करें तो पहले जब देशराज सिंह जी जीवित थे तो उनके बेटे होने के नाते उन्हें जिला पंचायत के उपाध्यक्ष पद का जो है वो मिला था तमगा। इसके अलावा वर्तमान में भी वो जिला पंचायत के सदस्य हैं। उनकी पत्नी अलका यादव भी जिला पंचायत की सदस्य हैं। बड़ी दिलचस्प बात है कि एक ही परिवार में 4 लोग जिला पंचायत के सदस्य हैं। उनकी माँ बाई साहब यादव जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है, इसके अलावा कई सारे दूसरे चुनावों के अलावा वर्तमान में वो जिला पंचायत सदस्य भी हैं। उनके छोटे भाई जो वर्तमान में जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं वो बीजेपी में है। चुनाव जब हुआ था विधानसभा का तो ये दोनों भी कांग्रेस में चले गए थे और इसके बाद जब दोबारा उपचुनाव हुआ जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए तो वापस बीजेपी में आ गए। तो कांग्रेस के लिए ये बात देखना बहुत जरूरी थी कि जिस व्यक्ति के भाई और मां पहले से ही बीजेपी में हो, अजय यादव राजमंत्री, ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस टिकट दे रही है जिनके परिवार के कुछ लोग इस समय कांग्रेस में है, बीजेपी में है। तो ये कहानी बड़ी दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि पूरे यादव परिवार के साथ जो बड़ा होल्ड है पूरे इलाके में, न केवल गुना अशोकनगर बल्कि शिवपुरी में भी, तो तीनों जिलों में जिस यादव समाज को भरोसे कांग्रेस अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है, उसमें यादवेंद्र एक बड़े जो है फैक्टर हो सकते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के अध्यक्ष जो है उन्होंने एक बड़ी सभा किया यादव सम्मेलन के नाम पर ईसागढ़ में, और उन सारे लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया है जो इस समाज विशेष में बड़ी हैसियत रखते हैं या चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो ये एक साफ संदेश देने का प्रयास था कि जिस यादव वोट बैंक के भरोसे कांग्रेस ने एक प्रत्याशी उतारा है और उसी में काट करने का ये प्रयास किया जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये भी था कि आज की जो सभा हुई उसमें यादवेंद्र के छोटे भाई और जिला पंचायत के अध्यक्ष अजय यादव उस बैठक में, उस कार्यक्रम में, सम्मेलन में शामिल थे जिसमें मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल थे। तो बहुत दिलचस्प चीजें होने वाली हैं क्योंकि यादव वोट बैंक ये माना जाता है कि राव परिवार के साथ जाने की स्थिति में बन सकता है। तो बीजेपी कैसे उसको अपने पाले में लेके आएगी, उनको संभालेगी, ये सब चीजें रहेंगी। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया हर चीज को बहुत फूक फूक कर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो 2019 का चुनाव हार चुके हैं, इसलिए वो हर चीज को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और पिछली तरह की किसी भी चूक को लेकर वो अब तैयार नहीं है कि ऐसी कोई चूक हो जिसकी वजह से उनको कोई नुकसान उठाना पड़े। तो गुना अशोकनगर लोकसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि एक बार चुनाव में हार का स्वाद चख चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही उसके पहले लगातार 4 चुनाव जीते हों, तो 2002 के उपचुनाव के बाद 2004 में, इसके बाद 2009 में, 2014 में तीनों चुनाव जीते। 2019 में वो चुनाव हारे थे, मगर इसके पहले एक बड़ा रुतबा इस इलाके में रहा था। एक बड़ी बात जो अभी कुछ देर पहले हमारे साथ जो जुड़े थे उन्होंने कही कि ये सीट परंपरागत रूप से सिंधिया परिवार की है और ये माना भी जाता था, मगर पिछली बार ये जब मिथक टूट गया है तो इस मिथक को फिर से जो है सही करने के लिए और फिर से इसको जीवित करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बहुत बड़ी मेहनत की जरूरत है। और इसी वजह से एक बड़ी बात ये भी है कि इन तीनों जिलों में अब तक करीब करीब ये माना जा रहा है कि 1500 से ज्यादा कांग्रेस के लोग, जिसमें पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और तमाम सारे लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और ये सिर्फ इस वजह से करा जा रहा है, इस वजह से किया जा रहा है कि कांग्रेस किसी भी तरह का एक मूवमेंट ना बना पाए, कांग्रेस के पास टीम ना हो पाए और सिंधिया इस चुनाव को आसानी से जीत सके। मगर इतना आसान होते दिख नहीं रहा क्योंकि ये चुनाव जिस वजह से या जिस चीज को लेकर चर्चित है उसमें सिंधिया एक बड़ा नाम है, और मगर कांग्रेस को ये लग रहा था कि वो जयवर्धन सिंह या दिग्विजय सिंह या कोई बड़ा नाम उतार सकती है, मगर उन्होंने इन सबको ना उतार कर यहीं के स्थानीय व्यक्ति को उतारा क्योंकि पहला प्रयोग इस तरह का बीजेपी उनके खिलाफ कर चुकी है। तो अब देखना होगा कि जिस रास्ते पर बीजेपी चली थी कांग्रेस भी उसी रास्ते पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चल रही है। तो यादवेंद्र सिंह यादव कितनी टक्कर इनको देने की स्थिति में रहेंगे ये समय बताएगा, मगर इस चुनाव से जुड़ी कई सारे और पहलू धीरे धीरे क्रम आपके बीच में लाते रहेंगे। अशोकनगर से इंडिया न्यूज के लिए हितेंद्र भदौरिया।